अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एक्शन की। और लास्टली हमने बात की है योलो एल्गोरिथम की ना। तो लास्ट टाइम थोड़ा सा कुछ हमने डिस्कस किया था RCNN एल्गोरिथम को, रीजनल प्रपोजल कन्वोल्यूशन नेटवर्क को। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसे रिकैप करूँ और फिर हम आगे मूव करें। और उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट एक्शन की बात क्या है। ऑब्जेक्ट एक्शन का मतलब है कि हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने इनपुट इमेज पे, और एट द सेम टाइम हम उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कोई इमेज के अंदर किस हिस्से के अंदर करके है। और बेतहाशा इसकी एप्लीकेशन है, जैसे हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर रहे थे, और रोबोटिक्स के अंदर भी बेतहाशा इसका इस्तेमाल एंड सो ऑन मैनी एप्लीकेशंस। अच्छा जी, और दो बिग पिक्चर के अंदर ना दो कैटेगरी के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट एक्शन के एल्गोरिथम है उन्हें हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं। एक है टू स्टेज एल्गोरिथम और दूसरा है ऐसे एल्गोरिथम जो एक स्टेज के अंदर ही काम करते हैं। जैसे योलो की हमने बात की, यू ओनली लुक वंस, वो जस्ट इमेज को एक दफ़ा देखता है और प्रिडिक्ट करके दे देता है कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ करके है। ठीक है। और अब दो टू स्टेज एल्गोरिथम से मुराद क्या है कि इसके अंदर पहले हम प्रपोजल को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ये कैंडिडेट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं या रीजन ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं जहां ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक स्टेज ये होती है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उन रीजन ऑफ इंटरेस्ट को देख के उसके अंदर ये आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं। ठीक है। तो लास्टली हमने इस कॉन्टेक्स्ट में और यानी कि इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारे एल्गोरिथम है। जैसे RCNN की हमने लास्टली बात की, अभी मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। फास्ट RCNN के नाम से एक एल्गोरिथम है जिसको इंशाल्लाह हम आज ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद उसका और वेरिएंट है, बेहतर वर्जन है जिसका नाम है फास्टर RCNN। और इसके अंदर अगर एक और हम चीज़ ऐड कर दें ना, एक और छोटा सा मॉड्यूल ऐड करते हैं, तो उसको यूज़ करके हम किसी भी इमेज को सेगमेंट भी कर सकते हैं। देखें, लास्टली भी बात की थी, पहले भी बात की थी कि ऑब्जेक्ट ट्रैक्शन का मतलब, देखें तीन तरह की प्रॉब्लम है। एक है क्लासिफिकेशन, उसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, कंसर्निंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं। दूसरी है ऑब्जेक्ट ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं एक चीज़, और अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज के अंदर किस हिस्से के अंदर है, और जहाँ पे है ना वहाँ एक बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ कर दिया जाए, वहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है। अब इसकी मजीद रिफाइनमेंट क्या है कि आपने ये देखना जी, क्लासिफिकेशन भी कर ली है, ऑब्जेक्ट डायरेक्शन भी कर ली है, अब आपने रेक्टेंगल ही ड्रा करनी, बल्कि हर पिक्सल लेवल पे जाके आपने क्लासिफिकेशन करनी है कि उस पिक्सल पे कोई कंसर्निंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड बेसिकली सेगमेंटेशन। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह हम अगले वाले हफ्ते के अंदर हम मास्क RCNN के नाम से एक एल्गोरिथम है, आप देखेंगे कि मैं फास्टर RCNN के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन करता हूँ। तो ऐसा करने से हम क्या कौन सा एल्गोरिथम बना पाएंगे जिसका नाम है मास्क RCNN। ठीक है। तो इंशाल्लाह उसकी बात हम करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से लास्ट में हमने बात की थी कि रीजनल प्रपोजल जो मॉडल है ना, उसके बेसिकली 3 मॉड्यूल्स हैं। पहले हिस्से के अंदर क्या है, हम रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं कोई एल्गोरिथम यूज़ करके। इस हवाले से मैंने ये बात भी की थी कि आप चाहें तो आप यूज़ कर लें हैरिस कॉर्नर डिटेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी बेसिकली हमें क्या कर देता है, इमेज के अंदर जस्ट डिफरेंट तरह के कॉर्नर के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दी। ब्लॉब्स उसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, वो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके देता है। तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारे रीजन ऑफ इंटरेस्ट हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यहाँ खास तरह की चेंज है, जहाँ खास तरह की चेंज है वहाँ ऑब्जेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो हमने कहा वो नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि सेलेक्टिव सर्च के नाम से एक एल्गोरिथम है, उसे हम यूज़ करेंगे। वो बेसिकली हमें क्या करता है, वो हमें उस एल्गोरिथम को कॉल करें तो वो हमें 2000 डिफरेंट जो प्रपोजल्स हैं ना या ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो हमें प्रोवाइड कर देता है, और उनको यूज़ करके हम रिफाइन कर सकते हैं क्या वाकई इन रीजन पे अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं कि नहीं। ठीक है। तो पहला, और उस हवाले से सिलेक्टिव सर्च कैसे एल्गोरिथम काम करता है उसकी भी मैंने लास्ट में कुछ वजाहत भी की थी। ठीक है। तो अभी मैं आगे पढ़ता हूँ। अच्छा, एक मॉड्यूल तो ये है कि आपने सेलेक्ट करना, रीजन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। ठीक है। और दूसरा मॉड्यूल क्या है जी, दूसरा मॉड्यूल हमने कहा था कि इसके अंदर है कि पहले से कोई प्री ट्रेन मॉडल ले लें, जैसे एलेक्सनेट है या VGG नेटवर्क है। ठीक है। आर्किटेक्चर है, उसका 16 वर्जन है या 19 वर्जन है। वो प्री ट्रेन मॉडल लें आप, मतलब वो किसी बड़े डाटा सेट पे, जैसे इमेज नेट के नाम से डाटा सेट है जिसकी 1000 क्लासेस हैं, उस पर अगर वो ट्रेंड है तो उसको ले लें। अब उस मॉडल को यूज़ करना है, किस मकसद के लिए आपने यूज़ करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द फीचर्स। ठीक है। वो कैसे करके फाइंड करते हैं उसकी वजाहत मैं अभी थोड़ी देर तक दोबारा से भी करता हूँ। तो दूसरा मॉड्यूल हमारा क्या है कि आपने प्री ट्रेन एक मॉडल को लेना है। ठीक है।
और उससे हमने फीचर निकालने हैं, लेकिन कैसे करके निकालने हैं अभी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, तीसरा हिस्सा कौन सा है? तीसरा पार्ट या तीसरा मॉड्यूल ये है कि आपने ट्रेन करना है एसवीएम को, और एट द सेम टाइम लीनियर रिग्रेशन मॉडल को आपने ट्रेन करना है, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे ही समझ लें एक लेयर है, उसे मैंने ट्रेन करना है। तो ये बेसिकली 3 मॉडल्स हैं उसके, ठीक है। अच्छा जी, तस्वीर अब नहीं आ रही तो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही कुछ बता देता हूँ। तो अगेन कुछ चीज़ें शो करना मकसद था, लेकिन चले। अच्छा, उसकी मैं दोबारा से पहले जी कोई सवाल? अच्छा जी, सिलेक्टिव सर्च की बात हमने लास्ट ही की थी, उससे मैं स्किप करता हूँ और मैं दूसरे मॉड्यूल पे आता हूँ। दूसरे मॉड्यूल का बेसिकली मकसद क्या है? देखें, आपने कोई भी, मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपने कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल ले लिया, जैसे मैं कह दिया आपने ले लिया एलेक्सनेट को, या आपने VGG 16 फॉर एग्जांपल, इनमें से कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल जो बड़े डाटा सेट पे जैसे इमेजनेट है, ठीक है, इस पे ट्रेंड है, जिसकी क्लासेस, नंबर ऑफ जो क्लासेस हैं वो कितनी है? 1000 है, उस पे ये ट्रेंड है। अब आपने करना क्या है? अब इस नेटवर्क की ना आखिरी जो लेयर है, ठीक है, मतलब मैं अगर मॉडल बनाना चाहूँ तो ऐसा समझें कि इसकी आखिरी लेयर कौन सी होती है? फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसके आखिरी लेयर पे ऊपर 1000 क्लासेस हैं, तो इसका मतलब क्या है? आखिरी लेयर होगी सॉफ्टमैक्स की, और सॉफ्टमैक्स के अंदर क्या है? ये चलना शुरू हो गया, ये अच्छा जी, आखिरी सॉफ्टमैक्स लेयर है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो कितने हैं? 1000 है। ऐसे ही है ना, एलेक्सेंडर पे ट्रेन था ये एमएसनेट पे ट्रेन था ये, तो 10,000। अब आपने करना क्या है? अब आपने जैसे जो RCNN के रिसर्चर है ना, बेसिकली इन्होंने क्या किया, मैं जस्ट टाइम भी ख्याल मुझे दोबारा से, हाँ सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा फिर पीछे जाने की ज़रूरत है कि आगे ही चलूँ मैं, ठीक है। ये चले लाइट बार बार, अल्लाह अकबर, अच्छा जी, ये बात मैं कंप्लीट करूँ उस वक्त तक सिस्टम, उन्होंने क्या किया, ये एलेक्सनेट इसका आखिरी लेयर को ना हटाया और इसे ट्रेन किया किसके लिए? मतलब RCNN वाले लोगों ने, इन्होंने ट्रेन किया कैसे करके? किस वाले डाटा सेट पे जिसका नाम था पास्कल, जिसके अंदर नंबर ऑफ जो क्लासेस थी वो थी 20 और +1 समझ ले बैकग्राउंड की, कि इन 20 ऑब्जेक्ट्स के अलावा अगर कोई और ऑब्जेक्ट है ना तो वो बैकग्राउंड के तौर पे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इस वाले मॉडल को ट्रेन किया, कैसे करके? अब बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को। ये है फुली कनेक्टेड, लास्ट फुली कनेक्टेड लेयर, इससे पीछे भी फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, मल्टीपल फुली कनेक्टेड लेयर है। इसके पीछे आपको पता होगा जो सीक्वेंस हमने एलेक्सेंडर का आर्किटेक्चर जब से हमने पढ़ा था कि क्या है जी, कॉर्न लेयर है, पूल लेयर है, ठीक है, इस तरह की कॉम्बिनेशन है। कॉर्न लेयर है, उसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, रीलू है एंड सो ऑन, और उसके बाद फिर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बार बार, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने, इन्होंने क्या किया, पास्कल डाटासेट पे इसे ट्रेन किया, कैसे करके कि ये वाली जो लेयर है ना, इसको यहाँ से हटाया और इसकी लेयर पे नई लेयर इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने थे? इसके अंदर है 1000, ठीक है, 1000। तो उन्होंने कितने इंट्रोड्यूस करवाए जी? नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 21, ठीक है, 20 न्यूरॉन्स, यानी कि क्या मतलब 21 न्यूरॉन्स को के कॉरस्पॉन्डिंग जो है बेसिकली यहाँ पे 21 न्यूरॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले मॉडल को क्या किया, दोबारा से फाइन ट्यून किया। बड़ी तवज्जो से देखिए, ट्रांसफर लर्निंग हमने प्रीवियसली पढ़ी थी, ठीक है, याद है कुछ अर्सा पहले ट्रांसफर लर्निंग की हमने बात की थी कि मुख्तलिफ तरीकाकार हैं ट्रांसफर लर्निंग के ना। तो ऐसा इस वाले केस के अंदर क्या है कि हम पिछली लेयर्स को भी, अगर आप चाहें तो सारी की सारी लेयर को दोबारा से ट्रेन कर लें। इस वाले केस के अंदर कैसे करके ट्रेनिंग करी कि प्रीवियस लेयर के वेट को ऐसा ऐसे ही रहने दें और जस्ट आखिरी लेयर के वेट्स को ना, ये वाले जो वेट्स हैं, ठीक है, इनको जस्ट आप क्या करें,
इनको फाइन ट्यून करें, स्क्रैच से ट्रेन करें, यानी कि प्रीवियस लेयर के जो वेट्स हैं ना उन्हें ऐसा ऐसे ही रहने दें, उनकी ट्रेनिंग जो प्रीवियस वेट था, जो इमेज नेट पे जो वेट्स थे ना ट्रेनिंग के बाद जो आए थे वही पैरामीटर लें, वही वेट्स लें, लेकिन उसके बाद जब इस नेट पर दोबारा से ट्रेन करेंगे आफ्टर मॉडिफाइंग इट्स लास्ट लेयर, जिसके अंदर अब आपने 21 न्यूरॉन्स रख दिए हैं, तो इस वाले केस के अंदर आपने क्या करना है, इस वाली लेयर को तो जीरो से, यानी कि ऐसे समझ लें इसको आपने जेवियर इनिशियलाइजेशन से इसके वैल्यूज को इनिशियलाइज किया, ठीक है, स्क्रैच से अब ट्रेनिंग करने लगे, और उसके बाद फिर आपने पास्कल डाटा सेट पे ऊपर इसे ट्रेन किया। पास्कल डाटा सेट बेसिकली बड़ा मशहूर मारूफ डाटा सेट है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इस डाटा सेट पे उन्होंने ट्रेन कर लिया, ठीक है। ये ऐसा करने के बाद क्या होगा कि अब ये मॉडल जो है ट्रेन हो गया किस वाले डाटा सेट के लिए, पास्कल डाटा सेट के लिए, ठीक है। यानी कि इसको ट्रेनिंग इस पे कर दी, यानी कि ट्रेनिंग कैसे करके, अभी एक और दो बातें बड़ी बड़ी तवज्जो से प्लीज, यानी कि इसको मैं इनपुट क्या दूंगा, इसको मैं इनपुट दूंगा इमेज, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास लेबल है, लेबल क्या है मेरे पास, बाउंडिंग बॉक्स, और इसकी मैं ट्रेनिंग करूंगा तो ये मुझे प्रेडिक्शन करके देगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इस वाले केस के अंदर हमने जो चेक करना है ना, जस्ट क्लासिफिकेशन को चेक करना है, बाउंडिंग बॉक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं अटैच की अभी, ठीक है। यानी कि इस वाले नेटवर्क को बाउंडिंग बॉक्स के लिए नहीं भी ट्रेन करना, जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए ही ट्रेन करना कि हाँ क्लासिफिकेशन हो रही है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ये नेटवर्क वेट लर्न कर ले, यानी कि वो सारी चीजें लर्न कर लें जो 21 क्लासेस के कंसर्न है। ये करने के बाद ये स्टेप समझ आ रहा है, मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ, मैंने RCNN का दूसरा स्टेप, पहला स्टेप है कि आपने सिलेक्टिव सर्च कर लेनी है। सिलेक्टिव सर्च करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है कि आपने जो एक डीप न्यूरल नेटवर्क लेना है, एलेक्सनेट ले लें आप, VGG16 ले लें, अब इसको आपने फाइन ट्यून करना है किस वाले डाटा सेट पे, पास्कल पे, ठीक है। जैसे आपने फाइन ट्यून कर लिया उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो है ना आखिरी लेयर को उतार दें, मतलब मैं फॉर एग्जांपल ना मैं रेफरेंस देता हूँ कि नोट्स के अंदर ना मैंने जिक्र किया है VG16 की कॉन्टेक्स्ट में बात की है, इसकी आखिरी जो मैक्स लेयर है ना, मैक्स पूल लेयर है, यानी कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर को छोड़ दें आप, ठीक है, ये ट्रेनिंग हो गई, छोड़ दें इसे सब कुछ को, बस आखिरी इसकी मैक्स पूल लेयर जो है ना उसके जो भी वेट्स आ रहे हैं, जो भी वॉल्यूम आ रहा है ना, वो जो भी फीचर आ रहे हैं उनको आप सेव कर लें, डिस्क पे सेव कर लें। कैसे करके, आप इनपुट देते जाएं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फीचर आ रहे हैं, जो भी डिफरेंट रीजन के फीचर्स आ रहे हैं। अच्छा, इनपुट में ना दो तरह की चीजें हैं, आप चाहें तो रीजनल प्रपोजल दें और उन प्रपोजल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बाउंडिंग बॉक्स पता हो, या आप ग्राउंड ट्रुथ भी दे सकते हैं एज अ इनपुट, यानी कि जिनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल की इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो ऐसा करने के पास क्या हुआ, आपके पास फीचर वेक्टर आ गए, ठीक है, फीचर वॉल्यूम आ गए डिफरेंट तरह के ना, उनको वेक्टराइज कर लें या वॉल्यूम के तौर पे ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि एसवीएम को फर्दर देना है तो वेक्टर बनाने की जरूरत होगी। ऐसे हमने उसका वेक्टर बना लिया, मेरे पास एक वॉल्यूम आया, मैक्स पूल अप्लाई करने के बाद उनको मैंने सेव कर लिया, ठीक है, ये मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अब देखें अगला तीसरा स्टेप के अंदर क्या है, आप ट्रेन करें, किसको ट्रेन करना है आपने, एसवीएम को। एसवीएम को कौन सा इनपुट आपने देनी है, ये जो सेव किए थे आपने फीचर वेक्टर्स, उसको ट्रेन करें एसवीएम को, और एट द सेम टाइम इसकी ना आखिरी लेयर के ऊपर ना यहां पे या अलहदा से, मतलब एक लेयर का नेटवर्क बना लें और लीनियर रिग्रेशन, जस्ट लीनियर मॉडल ना जो रिग्रेस करे क्या, 4 वैल्यूज, उसे ट्रेन कर लें, ठीक है। ये तीसरा स्टेप समझ आ रहा है। अब ट्रेनिंग करने के बाद फिर अब आपने क्या करना है, टेस्टिंग वाला फेज आ जाना है। हाँ जी, ये समझ आ रही है बात। अच्छा, टेस्टिंग से पहले एक और स्टेप भी हमने किया था, याद है कि यहाँ पे रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी, रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की थी कि अब यहाँ पे डेल्टा प्रिडिक्शंस होंगी, मतलब जो यहाँ पे जैसे लास्टली हमने शो भी की थी वैल्यूज ना, कि जो 4 वैल्यू आप प्रिडिक्ट करेंगे वो डेल्टास वैल्यूज हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यू को एडजस्ट करना है, ये हमारी डेल्टा 4 वैल्यूज है, ठीक है, ये जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं, अब आपने इन्हें रिफाइन करना है, इनको एडजस्ट करना है। तो एडजस्टमेंट के कुछ फार्मूलेशन की हमने बात कर ली थी, वो क्या है मैं अभी दोबारा से भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस था। ट्रेनिंग के बाद हमने इन्फ्रेंस करना है, ठीक है, टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग के लिए आपने क्या करना है, अगेन जी, आप कोई भी इनपुट इमेज दें, उसके प्रपोजल निकालें और वो आप दें किसको, एसवीएम को भी, और एट द सेम टाइम किसको दें, आप जो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसको भी दें। तो वो आपको बता देगा बाउंडिंग बॉक्स कौन से हैं और आप एसवीएम बता देगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है कि नहीं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात और इंपॉर्टेंट बात, 21 क्लासेस है ना, तो एसवीएम कितने ट्रेन करने पड़ेंगे आपको, 21, ठीक है। तो आपने वेट कौन सा, मतलब 21 क्लासीफायर को आपने इनपुट देनी है
और जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको स्कोर दे तो इसका मतलब है वही क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से जनाब इसकी इन्फ्लुएंसिंग है। और आखिरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, नॉन मैक्सिमा सप्रेशन याद है, जिस तरह से नॉन मैक्सिमा सप्रेशन हमने पहले डिस्कस किया है योलो एल्गोरिथम के अंदर, बिल्कुल ऐसा जैसे भी एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग अप्लाई होगा कि अगर एक रीजन के अंदर मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो उनकी ओवरलैपिंग को कैसे अवॉइड करेंगे आप, नॉन मैक्सिमा सप्रेशन को अप्लाई करके। अगेन मैं उसकी वजाहत नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियसली हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये ना पूरा ओवरऑल पिक्चर में, बिग पिक्चर में सारा आइडियाज़ था। तो अगर मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, जस्ट आपको विजुअली दिखाना चाहूँ, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो भी जिसकी मैंने वजाहत की है चीज़ों की, ज़रा ये देख लें आप यहाँ पे सिलेक्टिव सर्च, ये मास्क CNN का, जैसे मैंने कहा था 3 मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर। यहाँ पे आपके पास सिलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम आपको सिलेक्शन करके देगा। जैसे यहाँ पे सिलेक्टिव सर्च को किया, उसने डिफरेंट प्रपोजल दे दिए, उन प्रपोजल को आपने रीसाइज करना है, क्योंकि कन्वोल्यूशन नेटवर्क को देना तो हमेशा एक फिक्स साइज आप इनपुट दे रहे होते हैं, और स्पेशली ऐसा नेटवर्क जो कि फुल्ली कन्वोल्यूशन नेटवर्क नहीं है, जिसके मतलब क्या, जिसके एंड पे फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स हैं, लीनियर लेयर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन के लिए SVM को हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कोई लीनियर मॉडल जो कि जस्ट 4 वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करके देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये बात बताई है कि आप किसी भी एल्गोरिथम को इन ऑर्डर टू फाइंड प्रपोजल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पहले जो पढ़ चुके हैं वो हैरिस कॉर्नर ट्रैक्टर है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं कि वो आपको डिफरेंट ब्लॉब्स से, और लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है क्लास एग्नोस्टिक प्रपोजल आप आइडेंटिफाई करें। क्लास एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि जिसके आपको पता नहीं कि इसका लेबल क्या है, ठीक है। हाँ, रीजन है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो कौन सा है ये नहीं पता है। तो इसके लिए हमने कहा कि लास्टली जैसे हमने डिस्कस किया कि हैरिस ट्रैक्टर को नहीं यूज़ करें हम उसी का जिक्र करते हैं जो इस पेपर के अंदर लोगों ने यूज़ किया, उसका नाम था सेलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम। तो ये सेलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम है, उसकी थोड़ी सी वजाहत मैंने लास्टली कर दी थी कि ये छोटे छोटे हमें जो है ना सेगमेंट फाइंड करके देता है, और उन सेगमेंट्स को एज आ प्रपोजल हम कंसिडर करते हैं, और ये एल्गोरिथम मल्टीपल आइट्रेशन के अंदर काम करता है। तो पहली आइट्रेशन के अंदर छोटे छोटे जो प्रपोजल हैं वो हमें देता है, ठीक है, छोटे स्केल के ऑब्जेक्ट जो है उसे आइडेंटिफाई करके देता है, और नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या करता है, उन्हीं छोटे प्रपोजल को, उन्हीं छोटे सेगमेंट को मिला के ना बड़ा सेगमेंट बना देता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। और उन जो बड़े सेगमेंट्स हैं उनको अगेन हम बाउंडिंग बॉक्स में कंसिडर करते हैं, अगेन हम एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं, और ये सेकंड स्केल के ऊपर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यानी कि उससे बड़े ऑब्जेक्ट्स। और फिर तीसरी स्टेज यानी कि इससे आइटरेटिवली क्योंकि ये एल्गोरिथम चलता है, तो नेक्स्ट फिर स्टेज के अंदर क्या होगा, फिर उसके बाद दोबारा से कुछ और बड़े सेगमेंट बना लेता है ये एल्गोरिथम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और द टेक्सचर। तो इसका मतलब है हम और बड़े स्केल के ऑब्जेक्ट को एज अ प्रपोजल कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम काम करता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी है हमने। तो जैसे ऊपर वाली लेयर के अंदर ये आइटरेटिवली हमने ये दिखाया कि देखें कैसे छोटे छोटे सेगमेंट से हम बड़े सेगमेंट बनाते हैं, और नीचे वाली लेयर के अंदर आपको दिखाया कि हर स्केल के ऊपर देखें आपको डिफरेंट जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट हैं या डिफरेंट रेक्टेंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ काफ़ी सारी हैं, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे कम है, क्योंकि यहाँ बड़े ऑब्जेक्ट हैं, बड़े सेगमेंट हमने दिखाए हैं। तो इस हवाले से बात की, सिलेक्टिव सर्च अराउंड 2000 जो प्रपोजल है वो हमें आइडेंटिफाई करके देता है। और इसके बाद फिर हमने ये आर्किटेक्चर की बात कर ली थी कि ये देखें आप एक अपना पूरा इमेज जो है उस पे सिलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम को रन करेंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये आपको प्रपोजल देगा, प्रपोजल को आप रीसाइज करेंगे, और फिर आप ये कॉननेट को देंगे। अच्छा, यहाँ पे 3 कॉननेट नज़र आ रहे हैं, असल में एक ही नेटवर्क है, ठीक है। तो आपने 1 बाय 1 जो है प्रपोजल उसे सेंड करना है, और उसके बाद फिर आप SVM को ट्रेन करेंगे। ये जो भी आप फीचर वेक्टर लेंगे आप SVM को लैज़र से ट्रेन करेंगे, और लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को लैज़र से ट्रेन करेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, इन्हीं बातों की यहाँ पे लास्टली मैंने जस्ट आपको SVM दिखाया। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर जो है बाउंडिंग बॉक्स का जिक्र भी कर लिया हमने कि लीनियर मॉडल भी इसके साथ अटैच कर दें, या जस्ट आखिरी जो लेयर है उसके साथ एक और लेयर फुली कनेक्टेड लेयर ऐड कर लें, और जिसके अंदर जस्ट 4 जो हैं वो आपके न्यूरॉन्स हों, और जस्ट वैल्यू रिग्रेस करनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या कि जस्ट आपने जी वैल्यू कंप्यूट करनी है, आपने कोई एक्टिवेशन अप्लाई नहीं करनी, ठीक है, उस पर सॉफ्टमैक्स अप्लाई करना है आपने, ठीक है, सॉरी सॉफ्टमैक्स में नहीं अप्लाई करना, जस्ट 4 वैल्यूज जो हैं वो प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है।
अच्छा जी, अगेन ये ट्रेनिंग का प्रोसेस जिसे मैं ज़बानी सारा डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। कि जैसे आपने 2000 सेलेक्टिव सर्च करके एल्गोरिथम को यूज़ करके प्रपोजल निकाली है, फिर आपने कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल लिया, जैसे एलेक्सनेट की मैंने बात की है, जो 1000 क्लासेस के लिए है, उसे आपने फाइन ट्यून करना है पास्कल डाटा सेट के ऊपर। और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग के स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपने कैसे जी जो सिलेक्टिव एल्गोरिदम जो है, सिलेक्टिव सर्च एल्गोरिदम जो आपको प्रपोजल देता है, उन्हें आपने रीसाइज करना है। और उसके बाद उसे आपने उसको जब आप रीसाइज करने के बाद कन्वोल्यूशन नेटवर्क को देंगे, उसकी जो आखिरी फुली कनेक्टेड लेयर है ना, उसके जो फीचर वेक्टर देगा उसका डिमेंशन ये वाली है, ठीक है। और फिर उन फीचर वेक्टर को यूज़ करके आप बेसिकली क्लासिफिकेशन करेंगे यूजिंग एसवीएम। अच्छा, यहाँ मैंने वो सारी बातें नहीं की लैदा से करके, जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये बिग पिक्चर के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं। आगे थोड़ी सी डिटेल है मज़ीद, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो दूसरी बात क्या है, एक तो एसवीएम वाली बात है कि एसवीएम को ट्रेन करना है, दूसरा हमने बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन यूज़ करना है किसी लीनियर मॉडल को जो कि हमें 4 वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर दी है कि देखें जी, आपने अब के प्री ट्रेंड किसी भी नेटवर्क को लें, जैसे एलेक्सनेट है या VG16 है, और उसे आप इनपुट इमेज दें। और इनपुट इमेज से मुराद यहाँ पे ये होगा कि आप ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता हो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाउंडिंग बॉक्स क्या इंफॉर्मेशन है, और इस तरह से। और यहाँ पे मैंने आपको भी ये बताया है कि ये देखें, इसकी आखिरी जो लेयर है, इसकी आखिरी लेयर जो है एलेक्सनेट की, ये हमें 1000 क्लासेस जो है ना वो हमें प्रेडिक्ट करके देती है। सॉफ्ट मैक्स जो है आखिरी लेयर के ऊपर 1000 जो हैं वो न्यूरॉन्स हैं। अब 1000 की जगह आपने 21 जो है न्यूरॉन्स उन्हें कंसिडर करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस वाली लेयर को दोबारा से आपने फाइन ट्यून करना है, ताकि आप फीचर अपनी क्लास पास्कल डाटा सेट के कॉरस्पॉन्डिंग आप ट्रेनिंग करने के बाद इसके फीचर जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। और इसके बाद फिर फीचर एक्सेप्ट करने की ट्रेनिंग के बाद आपने, यानी कि ये वाला स्टेप जो पिछले दिखाया है वो फाइन ट्यूनिंग का था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप डिटेल से बताया आपको। और ये वाला स्टेप क्या है कि फ़ीचर एक्सट्रैक्ट अब आपने करना है। ट्रेनिंग कर ली आपने, अब आप फ़ीचर निकालें और फीचर्स निकालने के बाद इन्हें सेव कर लें, और एसवीएम को मल्टीपल 21 एसवीएम को आप ट्रेन कर लें, ठीक है। और उसके लिए आपने यहाँ पे ये दिखाया कि देखें आपने कैसा डाटा सेट बनाना है, कि जो आपकी फॉर एग्जांपल एक क्लासीफायर होगा जो कैट के लिए होगा, एक डॉग के लिए होगा, एक और तीसरी ऑब्जेक्ट के लिए होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ ना। तो जब कैट की मैं बात करूँगा तो ये कैट की क्लासेस जो हैं, मतलब क्लासीफायर नंबर 1 SVM1, तो उसके अंदर कैट की क्लास 1 होगी, और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब 21 क्लासेस, वो सारी की सारी क्या है, 0, उनका लेवल 0 है। तो इस डाटा सेट पे आपने ट्रेन करना है। जैसे यहाँ पे कैट का डाटा सेट दिखाया है और यहाँ पे डॉग का डाटा सेट आपको दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बताई है बात कि जस्ट आपने आप क्लासिफिकेशन कर ली है, एट द सेम टाइम हमने रिग्रेशन भी करनी है, तो 4 वैल्यू आपने प्रिडिक्ट करनी है। मतलब उसके अंदर वो सारा प्रोसेस जो लास्टली बताया था मैंने आपको, कि आपने प्रिडिक्शन जो होगी 4 जो हमारे 4 न्यूरॉन जो रिग्रेस करेंगे वैल्यू, वो डेल्टा वैल्यूज़ होंगी। अब आपने इन डेल्टा वैल्यूज़ को क्या करना है, जो इनिशियल प्रपोजल हैं उनके अंदर इन वैल्यूज़ को स्केलिंग के साथ और ट्रांसलेशन के साथ ऐड करना है। मतलब लास्टली हमने ये फार्मूलेशन डिस्कस की, अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो उस फार्मूलेशन को यूज़ करके आपने एडजस्ट करना है कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। और उसके बाद आपने लॉस फाइंड करना है, ठीक है। वो कैसे करके एडजस्ट करना है उसकी ज़ात ही आगे आती है, लेकिन इस तस्वीर के अंदर आपको क्या दिखाया है कि आपने एडजस्ट कर लिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर एडजस्टिंग और आफ्टर फाइंडिंग लॉस, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। इसका क्या मतलब है 0, इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जो आपने प्रेडिक्शन किया बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शन की है। और रेफरेंस किया आपके पास जो वैल्यू है ना ये आई, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0.2। इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो सेंटर है ना, इसको राइट साइड पे मूव करने की जरूरत है, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स थोड़ा सा इस तरफ है, ठीक है ना, तो इसका सेंटर इस तरफ मूव कर ले। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का प्रपोजल, यानी कि इस तरह की बाउंडिंग बॉक्स आपने प्रेडिक्शन की है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये नजर आ रहा है हमें कि इसकी जो विड्थ है ना ये कुछ ज़्यादा है, बड़ी है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड था उससे। तो अब आप क्या करें, इसको
हाँ जी, इसके क्या करें, स्केल डाउन कर दें, ठीक है, इसको जूम इन कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना जो हमने लास्टली फॉर्मेशन की थी ना डिस्कस, वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कि बाउंडिंग बॉस जो डेल्टा बाउंडिंग बॉस जो हमारा रिग्रेशन हेड है, ठीक है, एक ही लेयर वाला जो नेटवर्क है जो 4 वैल्यू प्रिडिक्ट हमें करके देता है, बेसिकली उसके अंदर आपने इन 4 वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। ये हमारी डेल्टा वैल्यूज़ हैं, मतलब सेंटर की इंफॉर्मेशन ना, सेंटर के अंदर कितना चेंज है, ये एक्स और वाई सेंटर पोजीशन को शो करता है, ये विड्थ को और ये हाइट को, बाउंड्री मास की हाइट को। और ये लास्टली हमने एक एग्जांपल भी देख ली थी कि फॉर एग्जांपल वो जो हमारा रिग्रेशन हेड है वो ये 4 वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। तो अब आपको ज़रूरत है इन्हें एडजस्ट करने की, ठीक है। तो एडजस्ट करना है 2 तरह से, सेंटर को एडजस्ट करना है बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ट्रांसलेशन, और जो आपकी उसकी हाइट है, जो विड्थ है ना, उसको आपने एडजस्ट करना है बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ स्केलिंग, ठीक है। और हमने कहा था ये देखें ट्रांसलेशन, जो आपने ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है उसके अंदर तो जस्ट आपने ऐड करना है इन वैल्यूज़ को। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इनिशियल मेरा प्रपोजल की वैल्यू, ये मेरे इनिशियल प्रपोजल है फॉर एग्जांपल 200 है, तो इसके अंदर डेल्टा वैल्यू ये वाली ट्रांसलेशन वाली ऐड कर दें जो -10 है इस वाले केस के अंदर। और इसी तरह से जो आपकी वाई वैल्यू है उसके अंदर 15 ऐड कर दें, जैसे ये वाली वैल्यू है, ये ट्रांसलेशन हो गई। लेकिन विड्थ वाले केस के अंदर और हाइट वाले केस के अंदर आपने स्केलिंग करनी है, और स्केलिंग करनी है बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो तो कभी भी विड्थ जो है या हाइट जो है नेगेटिव नहीं होती, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आपको रिटर्न करेगी। तो इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ गई, एडजस्टेड वैल्यू आ गई, जैसे इस लास्ट रो के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमने लास्टली देख ली थी बातें। अच्छा, इसके बाद इन्फ्रेंस आपने करना है, तो इन्फ्रेंस वेरी सिंपल आइडिया कि आप पूरा इमेज दें नेटवर्क को, और वो क्या करे, इसमें से प्रपोजल निकालें, और वो प्रपोजल जाएँ वो एज अ इनपुट दें किसको, एसवीएम को, 21 एसवीएम को। एट द सेम टाइम वो प्रपोजल इनपुट दें किनको, आपने रिग्रेशन हेडर को, तो वो आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेडिक्शन करके देगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या है कि आपने नॉन मैक्सिमम सप्रेशन अप्लाई करनी है। अगर फॉर एग्जांपल एक ही रीजन के ऊपर मल्टीपल जो प्रपोजल हैं वो आपको मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्स आ जाते हैं, ओवरलैपिंग बॉक्स आ जाते हैं, तो बाय यूजिंग द नॉन मैक्सिमम सप्रेशन एल्गोरिथम से हम सप्रेस कर दें, ठीक है। तो ये जनाब ओवरऑल व्यू था। ये मैं रीकैप इसलिए किया कि ये जितने भी एल्गोरिथम हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अभी मैं अगला एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट है, तो इस वजह से मैंने इसे रीकैप कर दिया। अच्छा जी, अब जरा देखें जी इस एल्गोरिथम के अंदर इश्यूज़ क्या है, जरा उसको हाईलाइट करते हैं। देखें जी, पहला तो ये है, ये बहुत स्लो है। वो इस तरह से है कि आप हर इनपुट इमेज के ऊपर सेलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम को कॉल करते हैं, वो 2000 प्रपोजल अप्रॉक्सीमेटली आपको देता है। अब इन 2000 प्रपोजल में से एक एक प्रपोजल को आप पकड़ते हैं और सेंड करते हैं किसको, आपने जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, ताकि आपको फीचर आइडेंटिफाई करके दे, ठीक है। तो आपको एक एक दफ़ा सेंड करना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि आप काफ़ी सारा टाइम लगेगा इस वाले काम के लिए, ठीक है। एक बात तो एक कबाहत इसके लिए है, यानी क्या मतलब कि हम चाहते हैं, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हम ये चाह रहे होते थे कि एक सिंगल, जैसे योलो के केस के अंदर था, आप जस्ट एक इमेज इनपुट देते थे, उसके बाद प्रेडिक्शन हो जाती थी। हम चाह रहे थे ऐसा कुछ मामला यहाँ पे हो, ठीक है, हम प्रपोजल किसी तरह से आइडेंटिफाई करें, लेकिन ये एक एक जो हम जो प्रपोजल या एक एक जो हम बाउंडिंग बॉक्स जो सेंड कर रहे हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट सेंड कर रहे हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास हम चाह रहे हैं जस्ट पूरे इमेज के लिए एक हो, ठीक है। तो एक मसला इस वजह से ये स्लो है, तो सोल्यूशन इसका नीचे लिखा हुआ है कि हम चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड पास सिंगल हो, सिंगल इमेज का। अच्छा, दूसरा मसला क्या आ रहा है कि आपने देखा कि एसवीएम को हम अलग से ट्रेन कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा रिग्रेशन हेडर है उसको हम अलग से ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। डीप लर्निंग का इंट्रोड्यूस जो करवाई गई, उसका मेन जो फीचर, जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो ये थी कि एंड टू एंड ट्रेनिंग कर देते थे। क्या मतलब कि खुद ही फीचर निकालो, खुद ही क्लासिफिकेशन करो या अपडेट एक्शन करो, तो ये मामला नहीं था। तो तीसरा मसला भी यही था कि अब हम किसी तरह से एंड टू एंड ट्रेनिंग करें, ये सारा कुछ एट वंस हो, ठीक है। तो ये जनाब 3 इशूज से इसके अंदर, तो वो उस इशू कैसे रिजॉल्व हुए, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ फास्ट आरसीएन, ठीक है। तो फास्ट आरसीएन के अंदर इन तीनों प्रॉब्लम को, कि सिंगल आप चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, उन तीनों का सोल्यूशन इसके अंदर था कि एंड टू एंड ट्रेनिंग भी हो रही है, आपको जो क्लासीफायर है या रिग्रेसर है उसको अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो आप एक प्रपोजल
को आप एक एक दफ़ा आपको जो है सेंड करना पड़ रहा है कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क को, ऐसा यहाँ पे कोई केस नहीं है। आप जस्ट पूरा इमेज उसे एज आ इनपुट देंगे, ठीक है। इस केस के अंदर फास्ट RCNN के अंदर। तो अब देखें जी, ये बड़ी तवज्जो से प्लीज़ देखिएगा, इस वाली स्लाइड को बहुत तवज्जो से आपने देखना। देखें जी क्या चेंज आई। अब मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ कि इस नेटवर्क के अंदर क्या चेंज है। मतलब पहले क्या था, RCNN के इसके अंदर क्या था कि जस्ट इनपुट के ऊपर ही हम रन कर लेते थे किसको, सिलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम को। वो हमें क्या देता था, वो हमें 2000 अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्रपोजल देता था। वो हम सेंड करते थे किसी प्री ट्रेन्ड नेटवर्क को, जैसे एलेक्सनेट है। इस वाले केस के अंदर मैंने VGG16 आपको शो किया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब इस केस के अंदर फास्ट RCN के इसके अंदर उन्होंने कैसे इस आर्किटेक्चर को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि हम सिलेक्टिव सर्च यहाँ नहीं लगाएंगे, बल्कि कहाँ लगाएंगे, हमें जो आउटपुट आएगी ना यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जो आखिरी आपके पास कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क की जो आखिरी आउटपुट आ रही है ना, यहाँ सिलेक्टिव सर्च हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी क्या मतलब, इन फीचर्स पे ना, इस फीचर वॉल्यूम पे हम जो है सिलेक्टिव सर्च को चलाएंगे, ठीक है। इमेज पे नहीं, हम जो फीचर हैं उन पे सिलेक्टिव सर्च चलाएंगे। एक बात तो ये, इसका मतलब है वो वाली प्रॉब्लम जो एक एक दफा हम प्रपोजल को सेंड कर रहे थे, वो उसको रिजॉल्व कर लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, दूसरा चेंज देखें उन्होंने क्या किया, बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आप, ताकि ये एंड टू एंड ट्रेनिंग हो सके। उसके लिए क्या किया उन्होंने, कहा ये वाली मैक्स पूल निकाल लेते हैं। ये VGG16 को शो किया जा रहा है, ठीक है, का आर्किटेक्चर। उन्होंने इस वाली लेयर को निकाल दिया और इसकी जगह पे कौन सी लेयर ऐड की, जिसका नाम क्या है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर। वो बिल्कुल उसके अंदर कुछ थोड़ी सी चीजें ऐड होंगी, लेकिन आप समझ लीजिए तकरीबन ना काम मैक्स पूल की तरह ही करेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें डिफरेंट है। वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है कि इस मैक्स पूल की जगह पे कौन सी लेयर आ गई, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये पहले यहाँ पे सॉफ्टमैक्स एक यूज हो रहा था, एलेक्सनेट का केस है या VG16 का है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करते हम, यहाँ पे ये फुली कनेक्टेड लेयर है ना, तो मल्टीपल्स हैं लेयर्स बेसिकली, यहाँ जस्ट एक ही शो की है। इस तरफ भी फुली कनेक्टेड लेयर है, इस तरफ अब दो ब्रांचेस बना दें। एक ब्रांच जो है क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और दूसरी ब्रांच हम रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं, बाउंड्री वास फाइंड करने के लिए। तो इस वाली ब्रांच के एंड पे आप लगा दें सॉफ्टमैक्स, और इस ब्रांच के एंड पे क्या लगा दें, आप रिग्रेस करें, जस्ट L1 लॉस फाइंड करें, ठीक है। जस्ट लीनियर फंक्शन, जस्ट लीनियर वैल्यू फाइंड करें, Z कंप्यूट करें, A नहीं कंप्यूट करना, जस्ट Z कंप्यूट करें, ठीक है। तो ये जनाब मॉडिफिकेशन की, और ये पूरा आर्किटेक्चर क्या है बेसिकली, दिस इज अ फास्टर RCN, ठीक है। समझ आ रही है, आर्किटेक्चर समझ आ गया, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, अब और इनपुट देखें, इनपुट क्या है, इनपुट हमारा इमेज है, और ये हमारे जो लिस्ट इन इमेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो पास्कल डाटा सेट है, हर इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास लेबल है, वो एज आ इनपुट इसे देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस आर्किटेक्चर को एक और तरह से दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे इन वाली स्लाइड्स के अंदर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली स्टैनफोर्ड की स्लाइड्स हैं, ये वहाँ से मैंने ली, ये कहीं और से देखा, उसका लिंक मुझे भूल गया, लेकिन एनी हो मल्टीपल सोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। बिल्कुल यही बात दिखाई है कि अब आपने इनपुट देना है इमेज किसको, कॉमनेट को। ये यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये फीचर वेक्टर आ जाएगा, उस पर आपने सेलेक्टिव सर्च को रन करना है और आपको डिफरेंट प्रपोजल मिलेंगे, और उन प्रपोजल को आपने किसको देना है, फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, और फुली कनेक्टेड लेयर्स दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होंगी, एक तरफ आप क्लासिफिकेशन करेंगे, दूसरी तरफ आप रिग्रेशन। तो यहाँ कोई SVM नहीं है, ठीक है, लिहाजा से ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, ये एंड टू एंड ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पे देखिए एक और बड़ी अहम बात, ये ना जो रीसाइज वाला मामला था ना, ये बड़ा क्रिटिकल था। हम उस वाले केस के अंदर तो मैनुअली या कोई फंक्शन बना लेते, फिक्स ना, फिक्स साइज का कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क को देना, तो हमेशा ही हम रीसाइज कर लेते थे कि 24/224 फॉर एग्जांपल केस था। तो इस वाले केस के अंदर बेसिकली अगर हम मैनुअली करते हैं तो फिर एंड टू एंड ट्रेनिंग तो ना हुई ना, ठीक है, फिर अलग से काम करना पड़ेगा। तो इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर ने बेसिकली ये मसला सॉल्व किया, वो खुद ही, यानी कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर को ना, बड़ी वजह से बात को सुनिएगा, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क को, फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स को ना हमेशा फिक्स साइज की इनपुट चाहिए होती है, हमेशा क्या है, फिक्स साइज की इनपुट चाहिए होती है। तो वो फिक्स साइज की इनपुट बनाने के लिए ना ये रीजन ऑफ पूलिंग लेयर को इस्तेमाल किया।
इसके अंदर एक फीचर तो मैक्स पूल की तरह का ही था, दूसरा उसने फिक्स आउटपुट कैसे आउटपुट प्रोड्यूस की वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि सारा कुछ ही एंड टू एंड है, दरमियान में कोई मैनुअल काम आपने नहीं करना। ठीक है, वो कैसे मैं अभी आपको शो करता हूँ। अच्छा जी, ये बात दोबारा से कही है कि देखें जी ऐसा करने से क्या हुआ। जो पहली प्रॉब्लम थी कि आपको एक एक जो है रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेंड करना, प्रपोजल सेंड करते थे, यहाँ पूरा इमेज आपने इनपुट कर लिया। दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि आपको मल्टीपल जो थे SVM को अलग से ट्रेन करना, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, जस्ट सॉफ्टमैक्स को आप ट्रेन कर लें। और एट द सेम टाइम रिग्रेशन के लिए भी आपने जस्ट इसके साथ एक हेडर अटैच कर दें, वो आपको रिग्रेस भी कर देगा। और तीसरी बात ये है कि सब कुछ एट वंस होगा, एंड टू एंड होगा, दरमियान में कोई इंटरवेंशन नहीं है कि जी फीचर लहदा से निकाल लें फिर उसके बाद किसी क्लासीफायर को ट्रेन करें, ऐसा कुछ नहीं। आपने जस्ट एक इनपुट इमेज देना है और इसने ऑटोमेटिकली ये ट्रेनिंग जो है वो एंड टू एंड होगी। ठीक है, इमेज से लेके आपकी प्रेडिक्शन तक ये एंड टू एंड है, दरमियान में कोई इंटरवेंशन नहीं है या कोई और आपको स्टेज नहीं ऐड करने की ज़रूरत। अच्छा जी, अब इसी आर्किटेक्चर का एक और व्यू है, जस्ट वही कि ये कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क है, इसके एंड पे जो है ना रीजन ऑफ पूलिंग लेयर है वो अप्लाई की है। अब रीजन ऑफ पूलिंग लेयर क्या है उसको ज़रा हम डिस्कस करने लगे हैं, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ सुनें। आज के लेक्चर के हवाले से बेसिकली ये पहली बात, ये पिछली जितनी बातें की हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोर लेस डिस्कस करनी थी। देखें जी, फॉर एग्जांपल ये मेरा इनपुट इमेज है, इसको मैंने इनपुट दिया किसको, VGG16 को। साइज है इस इनपुट इमेज का 512 बाय 512। और याद है वही फार्मूलेशन जो हमने डिस्कस की थी कि जी हर कॉन्वलेयर है उसकी आउटपुट, ये देखा था ना हमने, कॉन्वलेयर जो है बेसिकली श्रिंक कर रही है इमेज को, यानी कि कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क का जो पैटर्न था उसे हमने देखा था। क्या है कि जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम नेट लेयर वाइज आगे मूव करते जाते हैं तो साइज जो है इमेज के वो छोटे होते जाते हैं और वॉल जो उसकी डेप्थ है, ठीक है ना, चैनल की, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये देखें इनपुट इमेज आपने ये दिया और इसने आउटपुट जो करवाई ना, कहाँ पे आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ की आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ये मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से देखिए इस जगह पे, यानी कि ये जो 3 बाय कॉन 12 ये अप्लाई हुआ ना, इसने जो आउटपुट दी है ना वो क्या दी है, यानी कि इसको मैं इनपुट इमेज दे रहा हूँ 5 बाय 12 बाय 5 12 बाय 3, ये RGB इमेज था, तो इसने मुझे आउटपुट दी है क्या, 16 बाय 16 बाय 5 12। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो ये वाला यहां पे आपको वॉल्यूम दिखाया है, ठीक है, ये वॉल्यूम जस्ट ये दिखाया। अच्छा जी, अब हम ये हमारे पास रीजन आ गया, ये हमारे पास आउटपुट आ गई, यानी कि इस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास वॉल्यूम आया। अब हम करने क्या लगे, बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को। देखें जी, ये था एक्चुअली हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ डाटा, ये हमारा इमेज है तो इसका मतलब है ये इसके बाउंडिंग बॉक्सेस हैं और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना जब ये 16 बाय 16 पे मैप हो ना, ये प्रोजेक्ट हो, तो ये कुछ ऐसा ही नज़र आना चाहिए। क्या मतलब, ये इस वाले रीजन के अंदर वो कैट होनी चाहिए, ये जो ब्लैक कैट नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जो ब्लैक ग्रे और वाइट है कैट ये नज़र आनी चाहिए, यहाँ पे ब्राउन वाली, और वो जो ब्लैक एंड वाइट वाली वो यहाँ पे आनी चाहिए, इस तरह इस वाले रीजन के अंदर करके नज़र आनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है, बड़ी तवज्जो से प्लीज़ बात को देखना है आपने। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, ये जो मैंने बात की ना अभी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आइडियल सिचुएशन दिखा रहा हूँ, बेसिकली होगा तो यहाँ पे प्रपोजल्स आएंगे हमारे पास, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्राउंड ट्रूथ वाले जो रीजन है ना, ग्राउंड ट्रूथ वाला जो बाउंडिंग बॉक्स है उसे ही हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन असल में ये ग्राउंड ट्रूथ वाला बाउंडिंग बॉक्स नहीं होगा। यहाँ पे इस जगह पे जो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे बेसिकली ये जैसे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2000 डिफरेंट प्रपोजल आएंगे, यानी सिलेक्टिव सर्च को मैंने बेसिकली अप्लाई तो यहीं करना है ना, इसी वाले रीजन पे अप्लाई करना है, तो वहां पे बड़े डिफरेंट तरह के मेरे पास रीजन आएंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं आइडियल रीजन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो समझे ऐसे ही आएंगे जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको ये 4। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है आपने, ये है जनाब मेरा इनपुट इमेज जिसका साइज मैंने आपको बता दिया है 512 बाय 512 है। इसके अंदर ये वाला जो मेरे पास ये वाली जो कैट है ना, जस्ट इस पे हम फोकस करने लगे।
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग, ठीक है ना। आरओआई पूलिंग लेयर क्या है, काम करती है। अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पे इस वाले इमेज के अंदर इसके इस वाली कैट के लिए जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ है कितनी, ये डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन कितनी है 2000 और हाइट कितनी है 12। अच्छा इसी तरह से ना इसकी सेंटर की इंफॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही होगी, वो क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं फॉर एग्जांपल ये है इसका कोऑर्डिनेट, ये वाली वैल्यू है ना इसके कॉर्नर की, इसकी वैल्यू है 192/296, ठीक है। अब मैं आपको कहूं ये वाली दो इंफॉर्मेशन मुझे दे दें, इसके सेंटर की एक्स वाई की इंफॉर्मेशन दे दें, क्या फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं हम। इस वाले के अंदर मतलब यहां से आप 100 ऐड करें इसके अंदर, वो आपके पास एक्स इंफॉर्मेशन आएगी। इस वाली वैल्यू के अंदर इसको 2 से डिवाइड करें, वो वाली इंफॉर्मेशन ऐड करें तो उसके सेंटर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है, कि हमने बेसिकली क्या करना है, ये वाला रीजन फाइंड करना है। अच्छा बड़ी एक तो जो एक दो चीजें और रह गई बस, उसे मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। देखें जी इसका साइज कितना है, ये किस पे मैप हुआ है, कितना फर्क पड़ा इस डिमेंशन के अंदर, कितना स्केल डाउन हुआ साइज। यानी कि हम कह सकते हैं ना, मैं 512 को डिवाइड करूं 16 के साथ, कितने टाइम्स डाउन हुआ जी, क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 32। 32/32 टाइम्स ये क्या हो गया, डाउन स्केल हो गया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी अब जरा देखिएगा, मैं अब यही बात आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाई है, जरा यहाँ देखें जरा, इन सारी इंफॉर्मेशन के अंदर क्या पड़ा है, ये बाउंडिंग बॉक्स, ये उसकी हाइट और ये उसकी विड्थ, ठीक है। अच्छा उसके कॉर्नर की इंफॉर्मेशन ये, ठीक है। और हमने देख लिया कि स्केलिंग फैक्टर ये है, इतना वो स्केल डाउन हुआ। अच्छा अब इतना स्केल डाउन हुआ है तो मैं इसका मतलब उसकी विड्थ भी इतनी टाइम्स डाउन हुई, वो क्या वैल्यू आ गई, मतलब मैं 200 को डिवाइड करता हूं किसके साथ 320, वो आंसर क्या आया 6.2। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये विड्थ थी ना, ये हाइट है और विड्थ है, मैं उस रीजन की उस बाउंडिंग बॉक्स की बात कर रहा हूं जो अभी मैंने आपको कैड का दिखाया। और ये 120, इसको भी हम डिवाइड करते हैं 32 से, इसे डिवाइड करते हैं 32 से, तो क्या वैल्यू आ गई। और इसी तरह से x की इंफॉर्मेशन और y की इंफॉर्मेशन क्या मेरे पास आ गई 6/9.26। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा इसकी वजाहत मैं मजीद भी करता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। देखें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मेरे पास जो वैल्यूज आई है ना, ये डेसिमल वैल्यू है, लेकिन इसे मैंने फिक्स करना है किसके ऊपर, अपने इमेज के अंदर। तो इमेज के ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू होती है, डिस्क्रीट होती हैं। याद है पहले दूसरे तीसरे लेक्चर के अंदर हमने क्वांटाइजेशन की बात की थी, तो यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करना है, क्वांटाइजेशन अप्लाई करनी है। कि सिलेक्टिव सर्च ने एल्गोरिथम में आपको कोई भी बाउंडिंग बॉक्स दे दिया, फॉर एग्जांपल उसने जो रीजन दिया उसकी वैल्यू डेसिमल के अंदर थी, तो आपने क्या करना है बेसिकली उसे राउंड डाउन करना है, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू बनानी है। और वो करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। बड़ी तवज्जो से देखिएगा, अब एग्जैक्ट मैंने आपको बाउंडिंग बॉक्स दिखा दिया, क्या उसकी विड्थ को मैंने 200 से डिवाइड 32 से डिवाइड किया, वैल्यू क्या आई 6.5 6.25, उसे मैंने क्या कह दिया। और इसी तरह से उसकी जो हाइट है उसको भी 32 से डिवाइड किया, वो क्या वैल्यू आई 4.5, इसे मैंने क्या शो कर दिया। और इसी तरह से मैं इसके सेंटर की इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही डिस्क्रीट फाइंड कर रहा हूँ। ये बात तो चारों वाली समझ आ गई। अच्छा जी अब जरा आगे चलते हैं, यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन शो की है, आपको रिलेट करके आपको दिखा दिया है कि ये देखें जरा 200 है ना, तो ये 6 पे मैप हो गया, और इसकी हाइट 145 थी तो ये 4 पे मैप हो गई, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात जरा देखें, चूंकि ओरिजिनल वैल्यू थी 6.25 इसकी हाइट, इसकी विड्थ, और 4.53 इसकी हाइट थी, तो वो एक्चुअली तो ये वाली इंफॉर्मेशन यहां से लेके यहां तक ना इसकी बाउंडिंग बॉक्स,
लेकिन हमें तो इसे फिट करना है, किस पे, ग्रिड पे फिट करना है। तो इस वजह से क्या किया, राउंड डाउन कर दिया। इसका मतलब क्या है, बड़ी तवज्जो से देखना है आपने इस बात को। इसका मतलब ये है, जरा देखिएगा, यहां पे अगर मैं, अच्छा सॉरी, एक चीज और ऐड कर दूं, ये 5 से वैल्यू छोटी हो ना, उसे मैं राउंड डाउन कर देता हूँ, 5 से बड़ी हो तो उसे मैं राउंड अप कर देता हूँ, डाउन नहीं करता। अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, ऐसा करने से क्या होगा, ये वाली इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लॉस, ऐसे ही है ना। और इसी तरह से अगर मैं इसे अप करता हूं तो ये वाली इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ऐड, और इसी तरह से ये वाली इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, लॉस। यानी कहने का मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है और कुछ इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। जैसे मैं क्या करता हूं, क्वांटाइजेशन का एल्गोरिथम, क्वांटाइजेशन अप्लाई करता हूं, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये जैसे आपको इस वाली तस्वीर के अंदर हमने दिखाया भी है, ठीक है, कि कुछ डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, और कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला मामला ना देखिए ज़रा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन केस के अंदर कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिथम है, उसके अंदर आपने अप्रॉक्सीमेट बाउंडिंग का ड्रा करना है, कोई मसला नहीं। उसके उस केस के अंदर स्टिल ओके, जो आपने क्वांटाइजेशन अप्लाई किया ना, इट्स वर्क। लेकिन अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूंगा ना, तो ये जो डाटा लॉस हो रहा है या डाटा ऐड कर रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग वाला एल्गोरिथम हम अप्लाई कर रहे हैं, टेक्निक जो अप्लाई कर रहे हैं ना, ये जब हम सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो वहाँ ये काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर और एल्गोरिथम होगा, रीजन ऑफ अलाइन होगा, उसकी बात है इंशाल्लाह हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर यही उन्होंने यूज़ किया, तो इसको ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं दोबारा से आपको शो की हैं इस वाली स्लाइड के अंदर, कि यहाँ पे ये, हाँ जी, क्वांटाइजेशन समझ आ गई। अब फर्दर अब पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करने लगे, ठीक है। देखें जी, हमेशा इस वाली लेयर को ना फिक्स साइज का ना वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे अप्लाई होगा, वो कैसे आप गैदर करेंगे, और फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ लिखा है, जो पूलिंग आउटपुट करनी है ना आपने, जो आउटपुट करना चाह रहे हैं वो 3x3 का रीजन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर मैं 3x3/15 का वॉल्यूम प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, जो लेकिन अभी हमारे केस के अंदर क्या आया, अभी जो हमने किया, जरा देखिए इस वाली बात को फिर दोबारा से देख लें। ये जो वॉल्यूम है, ये किसका, इसका साइज क्या है, जरा बताएंगे, शाबाश, इसका साइज क्या है, 6, हाँ जी। मैं इसे कह दूं 4/6, मैं हाइट पहले शो करता हूं, ये विड्थ, और बाय डेप्थ कितनी है इसकी, डेप्थ कितनी है, डेप्थ वॉल्यूम पूरा ना 512, ठीक है। इस पूरे की मैंने आपको बताई थी ना 16/16/512, ठीक है। तो मैं जस्ट इस रीजन की बात कर रहा हूं, तो इसकी डेप्थ क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/6/512, ठीक है। ये मेरे पास वॉल्यूम है। अब मैं इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट करना चाह रहा हूं, देखिए जरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं चाह रहा हूं 3/3/512 वॉल्यूम जनरेट कर, ठीक है। तो अब रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर जो है ना, ROI पूलिंग, ये अपना रोल प्ले करेगी। वो कैसे करके, जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, वो इस तरह से करके कि मेरे पास एक्चुअल वॉल्यूम क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम का भाई जस्ट मैंने ना उसका फेस आपको दिखाया है, डेप्थ नहीं दिखाई, 4/6। अब पूलिंग लेयर क्या करने लगी है, हमें मैक्स पूल का पता है, वो क्या करती है, वो भी श्रिंक करती है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ ये भी श्रिंक करेगी, कैसे करके करेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके, यानी कि मैक्स पूल की तरह काम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। वो कैसे करके अभी हम देखते हैं। देखिए जी, अब हम मैप करने लगे हैं, जैसे 512/512/3 को ना हमने मैप होता देखा किसके साथ ऊपर, 16/16/512 के ऊपर। अब यहां पे हम मैप करना चाह रहे हैं किसको, 4/6 हो 3/3 रीजन के ऊपर, ठीक है। जस्ट वॉल्यूम नहीं, मैं जस्ट फेस को दिखा रहा हूं आपको। अच्छा जी, तो उन्होंने तरीकाकार क्या अप्लाई किया, दोबारा से क्वांटाइजेशन कैसे करके, जरा वो बड़ी तवज्जो से देखिएगा। मैं ये चाह रहा हूं, ये हाइट
इसकी मैप हो किसके साथ, 3/3 से ना, तो मैं इसे डिवाइड करने लगा हूँ। 4 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 1.33। अगेन मैं इसे क्वांटाइज कर देता हूँ, नंबर मेरे पास क्या आ गया, 1। बड़ी तवज्जो फरमानी है। अच्छा, दूसरी डायमेंशन को दोबारा से मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, मेरे पास नंबर क्या आ गया, 2। ऐसा करने से मैंने एक फिल्टर बना लिया। याद है मैक्स पूल भी एक खास रीजन के अंदर अप्लाई होती थी ना, कि 2/2 रीजन के ऊपर मैक्स पूल अप्लाई करें। ऐसा करने से उसने वो फिल्टर फाइंड कर लिया जिसके अंदर मैक्स पूल अप्लाई करना है आपने। वो कैसे करके, अब देखें, ऐसा करने से हमने एक फिल्टर बना दिया जिसका साइज क्या है, जिसकी ये हाइट वाइज हमने उसकी हाइट निकाली और ये हमने क्या उसके निकाली, विड्थ निकाली। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास एक फिल्टर आ गया जिसका साइज क्या है, 1/2। अब इसको अप्लाई करें आप विद स्ट्राइड 2। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके पास आउटपुट आएगी ना, वो 3/3 की आएगी। ठीक है, और क्वांटाइजेशन कैसे अप्लाई करनी, एक तो ये बताया ना, और दूसरा जब मैं क्या यहां पे मैं अप्लाई करूंगा, जैसे इस जगह पे अप्लाई करूंगा तो ये आउटपुट आएगी, मैं इस जगह पे अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास दूसरी आउटपुट आएगी, मैं इस जगह पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये तीसरी आउटपुट आएगी। ऐसे ही है ना, मैं इस जगह फिर दोबारा से नीचे मूव करूंगा, इसे यहां पे अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये इस वाली रो। व्हाट अबाउट दिस रे, व्हाट अबाउट दिस रो, हाँ जी, लॉस, दैट्स इट। जैसे पहले भी लॉस किया था ना, इस वाले केस के अंदर क्या होगा, ये पूरी रो जो है ना वो लॉस हो जाएगी, उसका डाटा ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब ऑपरेशन है। अब जरा वेरी सिंपल, मैं इसको जरा डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखें जरा जी, यहाँ पे हमने एग्जांपल दिखाई है आपको, ये देखें जी, रीजन ऑफ पूलिंग, रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर कैसे काम करती है। जस्ट लाइक वो फिल्टर हमने फाइंड कर लिया 1/2 का, और ऑपरेशन क्या होना है मैक्स पूल का, कि इन दो जगहों पे जो भी बड़ी वैल्यू है वो यहाँ रख दो, इस दो रीजन पे, दो पोजीशन पे जो भी वैल्यू यहाँ रख दो, सो ऑन। ठीक है, और आखिरी लेयर का क्या लिखा है कि बिकॉज ऑफ क्वांटाइजेशन हम वो लॉस कर देंगे। अब ये देखें जरा, यहाँ एग्जांपल एक्चुअली शो कर दी है। फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे 4/3 रीजन पे पड़ी हुई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आउटपुट आएगी। जैसे देखें, हाँ जी, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग जी, शाबाश, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये फिल्टर मैंने यहाँ रखा है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 0.2। नेक्स्ट क्या वैल्यू आएगी, 0.4। नेक्स्ट क्या वैल्यू आएगी, 0.6। मैक्स पूल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.6 एंड सो ऑन। अभी देख लेते हैं ऐसी वैल्यू आ रही है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ देखें ये 0.1 आ गई है, नेक्स्ट, ठीक है, जो वैल्यू बताई है, नेक्स्ट 0.4, 6 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू ऐसे फिल होगी। ठीक है, मैक्स पूल की तरह ऑपरेशन। और आखिरी लेयर के बारे में बताया, ये वाला डाटा जो है ना, इस वाले केस के अंदर लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है, ऑब्जेक्ट एक्शन केस के अंदर इट्स फाइन, लेकिन हम देखेंगे इंशाल्लाह सेगमेंटेशन के केस के अंदर इस वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने आपको इसका वॉल्यूम जस्ट फेस दिखाया था आपको। ठीक है, एक डायमेंशन दिखाई थी, तो वो पूरे वॉल्यूम के अंदर हमने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, हर चैनल के ऊपर इसे अप्लाई करना है। तो ऐसा करने के बाद अब ये आपके पास, ये हमने जस्ट एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे अप्लाई किया, सारे रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे यही रीजन ऑफ इंटरेस्ट पूलिंग लेयर जो है ना ये अप्लाई होगी। और इसी तरह के वॉल्यूम जिसका साइज क्या होगा, इस वाले केस के अंदर हमेशा ही क्या होगा, 3/3/512। ठीक है, तो वो हम फॉरवर्ड करेंगे किसको, फुली कनेक्टेड लेयर्स, जो हमारी एक सॉफ्टमैक्स वाली साइड पे हैं और दूसरी जो फुली कनेक्टेड लेयर हमारी रिग्रेशन वाले हेडर की तरफ है। ठीक है, तो ये हम उसे फॉरवर्ड करेंगे जैसे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी बात बस जस्ट ऐड करने लगा हूँ, एडजस्टमेंट स्टिल वैसे ही करनी है जैसे पहले आपने की है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट का थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, वहां तो हमने देखा ना रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा एक्चुअल इमेज था उस पर ही हम अप्लाई कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे जो हम सिलेक्टिव सर्च एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ये किस पे अप्लाई कर रहे हैं हम जी,
हम 16/512 जो आउटपुट आई थी उस पर अप्लाई कर रहे थे। ऐसे ही था कि नहीं, याद आ रही बात? ठीक है, ये मैं बात कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव सर्च जो एल्गोरिथम है हमारा इस जगह पे अप्लाई होना है। ठीक है, इस जगह पे ROI से पहले, ठीक है, इस वाली लेयर पे अप्लाई आपने करना है। तो इसका मतलब है वहाँ पे हमें एडजस्टमेंट किस तरह से करके करनी पड़ेगी। वो जो 32 टाइम्स स्केल डाउन इमेज हुआ ना हमारा, उस वाले फैक्टर को आपने ध्यान में रखना, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, कैसे करके, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको शो कर दी है कि ये देखें जी, ये हमने पिछले स्लाइड के अंदर ये सारी लिखी हुई थी, हाइट वेट है ना, ठीक है, वो सारा कुछ ऐसा। और ये हमारा ग्राउंड ट्रूथ फॉर एग्जांपल ऐसा है, जो प्रपोजल जो हमारा डाउन सैंपल हुआ वर्जन है उस पर आपने ये सारी वैल्यू देख ली है। ठीक है, और सेंटर की वैल्यू मैंने मेंशन नहीं की थी, लेकिन अगर आप स्लाइड्स के अंदर देखें तो आपको नजर आ जाएगी। अब ये मेरे पास डेल्टाज प्रेडिक्शन होंगे, अब अगेन मुझे एडजस्ट करने की जरूरत होगी इनको। ठीक है, कैसे करके, अब जरा ये देखिएगा, ट्रांसलेशन भी वैसे ही है, स्केलिंग भी वैसे ही है, लेकिन जस्ट अब आपने क्योंकि इसे अल्टीमेटली जो लॉस फाइंड करना है ना, वो तो हमारा जो लेबल है उसके साथ करना है ना, जो कि ओरिजिनल स्केल के अंदर है। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 32 के साथ। 32 डाउन हुआ था ना, डाउन स्केल हुआ था, 32 के साथ मल्टीप्लाई करना, बस ये वाला फैक्टर उसके अंदर ऐड करना, और कुछ भी नहीं। यहाँ भी 32 टाइम्स, यहाँ पे बाकी, यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोनेंट वाले फंक्शन को ही कॉल किया आपने, यूज़ किया यहाँ पे एक्सपोनेंट वाले, हाइट एंड विड्थ के लिए एक्सपोनेंट फंक्शन को, और जो हमारी सेंटर के इंफॉर्मेशन एक्स और वाई उसके लिए सिंपल ट्रांसलेशन। ठीक है, और उसके बाद ये एडजस्टमेंट वैल्यू आप अब इसको यूज़ करके आपने लॉस फाइंड करना है। लॉस कौन सा यूज़ कर रहे हैं? L1 यूज़ कर रहे हैं, L2 यूज़ कर रहे हैं। और ये तो हो गया हमारा रिग्रेशन के लिए। और सॉफ्टमैक्स के लिए, जो हमारी सॉफ्टमैक्स के लिए हमने कौन सा लॉस फाइंड करना जी? क्रॉस एंट्रोपी। तो उसको यूज़ करके आप इस एल्गोरिथम को एंड टू एंड ट्रेन करें। तो अब आप देखें, इसके अंदर देखें ज़रा, अगर मैं स्पीड वाइज दिखाऊं ट्रेनिंग के हवाले से, RCNN का कंपेयर करके दिखाऊं, यानी किस डाटा सेट के लिए ये रिसर्चर ने बाकायदा देखा, ये वही पॉसिबल डाटा सेट की जिसमें बात कर रहा हूँ, उसके टेस्टिंग डाटा सेट पर उन्होंने देखा कि ये तकरीबन 9 टाइम्स इसकी ट्रेनिंग फास्ट होगी, और टेस्टिंग भी जो तकरीबन है ना वो 146 टाइम जो है वो फास्ट होगी। ठीक है, और एट द सेम टाइम मीन एवरेज प्रेसिजन जो है ना, वो इस एल्गोरिथम की RCNN की 66 थी, और जबकि इसकी जो है ना 66.9। तो सारे फैक्टर जो है ना ये इम्प्रूव। ठीक है, तो अब अगला सवाल ये है, क्या इससे बेहतर कोई वर्जन है ऑब्जेक्ट एक्शन का? तो उसका आंसर है यस। वो क्या है? फास्टर RCNN, तो जिसकी बात इंशाल्लाह अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है जी, यहाँ ब्रेक लगाते हैं। कोई सवाल है तो कर लें जी, कोई सवाल? चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।